हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो। एसके साइंस वर्ल्ड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं 11वीं एवं 12वीं तथा डिप्लोमा इंजीनियरिंग के स्टूडेंट या छात्र एवं छात्राओं के लिए, ताकि करंट क्या होती है और करंट की प्रॉपर्टी क्या होती है और करंट किस प्रकार से फ्लो होता है, किसके कारण फ्लो होता है और रेजिस्टेंस क्या होती है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि वोल्टेज के बारे में और विद्युत वाहक बल की जो सेल होगी उस सेल की विद्युत वाहक बल के बारे में भी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि हम आप लोगों को स्वेच्छापूर्वक इस वीडियो को अच्छा पूर्वक समझा सकें। डियर फ्रेंड्स, ज़्यादा न समय लेते हुए हम इस टॉपिक पर बात करते हैं और इस पर टिप्पणी भी करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं कि कैसे कैसे क्या होती है। तो आप लोग ये जानते होंगे सभी लोग कि करंट क्या होती है और करंट कितने टाइप्स की होती है। डियर फ्रेंड्स, देखते रहिएगा। जैसे लेट अस कंसीडर, हम लोग मानते चलते हैं कि हमारा कोई कंडक्टर है। पहले ऐसे समझ लेते हैं कि हमारा कोई कंडक्टर है, कंडक्टर है और कंडक्टर में होता है बाबू चालक। ध्यान से देखते रहिएगा कि कोई चालक है। इस चालक में हमें धारा फ्लो करानी है, धारा प्रवाहित करानी है, तो किस प्रकार से प्रवाहित होती है। डियर फ्रेंड्स, जानिए इसके बारे में पूरा अच्छे पूर्वक या देखते रहिएगा ताकि हम लोग इसको अस्थाई पूर्वक समझ सकें। पहले तो हमारा जो हिंट दिया गया है इलेक्ट्रिक करंट कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है और इलेक्ट्रिक करंट कितने टाइप्स की होती है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेट अस कंसीडर, ऐसे मानते हैं बहुत से टॉपिक्स में ऐसे पढ़ाए गए होंगे कि इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, वो चार्ज का रूप धारण करता है। वास्तविक बात है एक कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं वे चार्ज ही होते हैं। ऐसा देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश होती है और प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो हम लोग आगे अगर जो इस बात पे चर्चा करते हैं, अब हम लोग बात करते हैं कि करंट की प्रॉपर्टी पहले समझिएगा। ऐसे परिभाषा इसका डिफिनीशन कैसे देते हैं कि किसी कंडक्टर में, यानी कोई चालक है, उस चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। साफ साफ याद रख के रहिएगा कि कोई तार है, उस तार में या कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मटेरियल है। ऐसा मत सोचिएगा कि इंसुलेटर लेकर के चलें, ऐसा नहीं। कोई भी चालक है, कोई भी वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों या आवेशों के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। इस बात को आप लोग समझे रहिएगा या सीखे रहिएगा। तो धारा ये तो आप लोग को पता चल गई, लेकिन धारा प्रवाहित होता कैसे है पहले समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि यह एक हमारा धात्विक पृष्ठ है, कैलकुलेट कर लो। यह हमारा क्या है बाबू, धात्विक पृष्ठ है, धात्विक पृष्ठ है। अब इस धात्विक पृष्ठ में हमें धारा प्रवाहित करानी है। पहले समझिएगा कि यह धात्विक पृष्ठ जो होगा छोटे छोटे स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी अवयवी कणों से मिलकर के बना होगा। जो हमारा धात्विक पृष्ठ होगा, धात्विक पृष्ठ छोटे छोटे अवयवी कणों से मिलकर के बना हुआ होगा और इस पर पहले से हमारा क्या रहा होगा, इलेक्ट्रॉन। यानी कोई भी धात्विक पृष्ठ होता है, इस धात्विक पृष्ठ पर क्या होते हैं, पहले से इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। और उसके साथ साथ जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही प्रोटॉन होते हैं। और उसके न्यूक्लियाई की बात करेंगे तो उसमें न्यूट्रॉन भी होते हैं, जहां पे हम लोग इस न्यूट्रॉन के बारे में कैलकुलेटर बोहर की थ्योरी में करेंगे, यहां नहीं करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो इस पर बद्ध होते हैं। बद्ध का मतलब बांधे होते हैं, यानी इस धात्विक पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बद्ध होते हैं। और बाहर से हम किसी विद्युत स्रोत के द्वारा, कोई हमारा मान लेते हैं विद्युत स्रोत है, ये हमारा कोई विद्युत स्रोत है, विद्युत स्रोत है। विद्युत स्रोत का मतलब कोई बैटरी होगी या कोई हमारा पावर हाउस होगा। उस पावर हाउस से इस पर हम क्या करेंगे, करंट फ्लो कराएंगे। करंट फ्लो कराएंगे तो हमने पहले ही बताया कि ये चालक है, इस चालक में आवेशों के प्रवाह की दर को हम लोग क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। और आवेश तब प्रवाहित होती है जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी कंडक्टर में धारा तभी बन सकती है जब वो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराएगा। और जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होगी तो उसमें क्या बनाएगा, आवेश बनाएगी। आवेश जब आगे की तरफ बढ़ेगा तो वो क्या किसको व्यक्त करेगा, धारा को व्यक्त करेगा। तो हम जानते हैं कि बाहर से विद्युत स्रोत क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन।
यानी इस पर बद्ध इलेक्ट्रॉन है और इस पर कौन सा है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होगा इसको हम मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी विद्युत स्रोत से निकलने वाली जो धारा होगी इसका नाम होगा मुक्त इलेक्ट्रॉन, और जो इस पर बद्ध होगा इस पर होगा बद्ध इलेक्ट्रॉन। अब दोनों इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन इस पे पहुंचता तो आपस में टकराते हैं। टकराने के बाद से जो हमारा ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इन पे फ्री हो जाता है, यानी अपवाह वेग से गमन करने लगता है। अपवाह वेग से गमन करना ही हमारी क्या होती है, धारा की प्रॉपर्टी को व्यक्त करता है। यानी कह सकते हैं बाहर से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन या विद्युत स्रोत से चलने वाले इलेक्ट्रॉन जब बद्ध इलेक्ट्रॉन पे टकराता है, या कह सकते हैं चाल धात्विक पृष्ठ पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो वो करंट का रूप धारण कर लेती है। लेकिन वे इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्री हो जाते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हैं, और इसी प्रकार के स्वतंत्रता पूर्वक गति करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों के द्वारा धारा उत्सर्जित हो जाती है। अब ये धारा कितने टाइप्स की होती है, यानी हम धारा के टाइप्स अब समझते हैं। देखो धारा कितने प्रकार का होता है डियर फ्रेंड्स, पहले तो आप लोग जानिएगा चार्ज। पहले तो हम लोग को क्या जानना है, चार्ज। चार्ज कितने टाइप्स का होता है तो आप लोग को पता हो जाना चाहिए कि चार्ज हमारा कितना प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक हमारा निगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज होने का कारण यहाँ पे होगा प्रोटॉन, और निगेटिव चार्ज होने का कारण यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन। चार्ज को हम क्यू से डिनोटेड करते हैं, ये सभी बात आप लोगों को हम पिछले चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, जो कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को व्यक्त करता है, यानी स्थिर विद्युत्की में कूलाम के नियम को जो व्यक्त करता है, इसके बारे में हम बता चुके हैं। तो अब हम समझते हैं कि चार्ज 2 टाइप्स का हुआ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेज होते हैं। लेकिन अब करंट की बात करते हैं। करंट आर 2 टाइप्स, यानी विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे लिख सकते हैं विद्युत धारा 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा वीडियो आप लोग स्किप मत करिएगा, देखते रहिएगा ताकि आप लोगों को अच्छा पूर्वक ये समझ में आ जा सके। तो पहले मैं लिख दिया यहाँ पे धारा यानी करंट लिख दिया, करंट मीन्स धारा लिख दिया। करंट आर 2 टाइप्स, करंट कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से होते हैं, यानी 2 प्रकार के। पहला होता है दिष्ट धारा, पहले धारा का नाम होता है क्या, दिष्ट धारा, और दूसरे धारा का नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। दूसरे धारा का नाम क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट करंट। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिव या अल्टरनेटिंग करंट कहीं कहीं बोल देता है, अल्टरनेटिंग करंट, याद रखे रहिएगा करंट। आप ध्यान से देखते रहिएगा कि जो डायरेक्ट करंट होते हैं यानी दिष्ट करंट होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। आप बात को समझिएगा, बहुत लोग यही इतना जानते हैं कि करंट आर 2 टाइप्स, सिर्फ यही जानते हैं। हाँ, हम भी बताते हैं कि करंट 2 प्रकार के होते हैं। ये यानी जो हमारी करंट होती है 2 प्रकार की होती है, एक दिष्ट धारा होती है और एक प्रत्यावर्ती धारा होती है। लेकिन दिष्ट धारा के कितने पार्ट होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है अस्थायी दिष्ट धारा, दूसरा पहला होता है अस्थायी दिष्ट धारा, और दूसरा होता है अस्थायी, दूसरा क्या होता है, अस्थायी दिष्ट धारा। अब थोड़ा सा आप लोग समझिएगा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित हो रही होती है तो क्यों हो रही होती है, यानी क्यों होती है, तो कह दीजिएगा जिस सेल से हम जोड़े होंगे, जिस विद्युत वाहक बल वाले सेल से, जिस विद्युत स्रोत से हम अपने वायर को कनेक्ट किए होंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन, बहुत से इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे और वो वोल्टेज उस इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा होगा, इसलिए धारा प्रवाहित होती है। यानी कह सकते हैं विभव करंट को फ्लो कराता है। विभव जो होता है बैटरी का विद्युत वाहक बल, या ऐसे कह सकते हैं बैटरी का विभव करंट को फ्लो कराता है, और जो जिस चालक में करंट फ्लो होती है उसका कुछ न कुछ प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध धारा का क्या करता है, विरोध करता है। बाबू या यह बात आप लोग याद रखे रहिएगा कि हमारा जो वोल्टता होती है, वोल्टता हमेशा करंट को फ्लो कराता है, और करंट का विरोध कौन करता है, प्रतिरोध। तो आप लोग ये जानिएगा करंट कौन फ्लो कराया, विभव, और रोका किसने, प्रतिरोध। ये सभी बात आप लोग ओम के नियम में पढ़ चुके होंगे। हम यहाँ बतलाना चाहते हैं, थोड़ा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, कि दिष्ट धारा यानी दिष्ट धारा कितने टाइप्स के होते हैं, दिष्ट धारा कहते किसे हैं। तो आप लोग समझिएगा
वह धारा या किसी चालक में प्रवाहित होने वाली वह धारा जिसका परिणाम और दिशा निश्चित होते हैं, जिसके परिणाम और दिशा क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, दिष्ट धारा कहते हैं। अब कह देंगे अस्थायी दिष्ट धारा किसे कहते हैं, तो कह दीजिए वह यानी वह धारा या वह करंट जो किसी चालक में या कोई धात्विक पृष्ठ है उस धात्विक पृष्ठ में प्रवाहित तो होता है, लेकिन उसका समय के साथ परिणाम और दिशा समय के साथ सब क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। यानी अस्थायी दिष्ट धारा क्या कहेंगे कि कोई कंडक्टर है, एनी वन मटेरियल है यानी चालक है, उस चालक में अगर जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है, अगर जो हमारी धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका समय के साथ मान में और उसके साथ साथ हम कह सकते हैं उसके मान में और उनकी जो दिशा होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है, तो इस प्रकार के धारा को हम क्या कहते हैं, अस्थायी दिष्ट धारा। लेकिन अगर जो अस्थायी दिष्ट धारा की बात की जाए कि अस्थायी दिष्ट धारा क्या होती है, समय के साथ किसी चालक में प्रवाहित तो होता है लेकिन इसके मान में परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन नहीं करता है, इसके मान में परिवर्तन होती है। दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, मान में परिवर्तन होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अस्थायी दिष्ट धारा। यानी किसी चालक में प्रवाहित होने वाली वह धारा जिसके मान में समय के साथ परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन नहीं होती है, उसे हम अस्थायी दिष्ट धारा कहते हैं। और जिसके दिशा एवं मान दोनों में परिवर्तन नहीं होता है उसे हम अस्थायी दिष्ट धारा कहते हैं। आप लोग ये बात आप लोग सभी पूर्वक लगभग में अच्छा पूर्वक ये जान चुके होंगे। अब हम अगले स्टेंजा की बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो समय के साथ अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, जो समय के साथ अपना दिशाएं चेंज करती रहती है, परिवर्तित करता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। अब समझिएगा कि दिष्ट धारा कहां से उत्सर्जित होती है, तो आप लोग कह दीजिएगा दिष्ट धारा जनरेटर से, सेल से, बैटरी से उत्सर्जित होती है। लेकिन कह दीजिएगा प्रत्यावर्ती धारा कहां से उत्सर्जित होती है, तो आप लोग पावर हाउस की बात करिएगा, जैसे मान लीजिए बड़े बड़े पावर हाउस हैं, प्लांट है, वहां से जो धाराएं उत्सर्जित होती हैं उन धाराओं का नाम होता है प्रत्यावर्ती धारा। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमको करंट मारता कैसे है, यानी करंट फ्लो तो होता है लेकिन मारता कैसे है, तो आप लोग ये देखे होंगे कि कभी भी करंट फ्लो होती है तो वो दो वायरों में से फ्लो कराई जाती है। एक वायर से करंट अगर जो फ्लो होता है दूसरे वायर से करंट उसको उसी तरह उसके अपोजिट डायरेक्शन में आती है। यानी हम कह सकते हैं जो दो तार है, सपोज दैट ये दो तार है, एक तार में जो धारा प्रवाहित होती है उसका नाम होता है फेज, उसका नाम क्या होता है, फेज। और जो आती है वापस आती है इसका नाम होता है न्यूट्रल। यानी दो तार होता है, दो तार में धारा प्रवाहित होती है, एक में तो धारा जाती है, एक में धारा जा रही है, धारा जाती है तो उस धारा का नाम होता है फेज, और जो वापस लौट के आता है उसका नाम होता है न्यूट्रल। अब एक बात और आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर जी हमें करंट क्यों मारती है, आप समझिए इसको कि जो अगर जो केवल एक ही वायर में धारा चलता चला जाए, एक ही वायर में, एक ही कंडक्टर में अगर जो धारा चलता चला जाए तो उससे यानी अंत हो, इसका अंत न हो, अनंत तक ये चलता चला जाए तो आपको करंट नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि हमारा जो ये सर्किट है, या हमारा सर्किट है, सर्किट कंप्लीट नहीं होती है। जब तक हमारी कोई सर्किट कंप्लीट नहीं होती है तब तक उसमें धारा के कारण हमें करंट नहीं मार सकती। आप सोचते रहिएगा कि करंट हमें कब मारती है, जब हमारा कंप्लीट सर्किट होता है। अगर जो कंप्लीट सर्किट नहीं है तो हमें करंट नहीं मारेगा, एक फेज से कभी भी करंट नहीं मारेगा। यानी हमने कहा कि दो तार होती है, एक तार में करंट जाती है और दूसरे तार में करंट वापस आती है। जब जाती है तो उसका नाम होता है फेज, और जब वापस आती है तो उसका नाम होता है न्यूट्रल। और जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तब समझिएगा वहां पे करंट फ्लो होते हैं, करंट मारती है। अब आप लोग अब आगे समझते हैं कि ये तार है, इस तार में करंट अगर जो फ्लो हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। यानी तार है, तार में अगर जो करंट फ्लो हो रही है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे कि I बराबर Q बटे T, एक फार्मूला आप लोग स्टडी कर चुके होंगे कि I बराबर Q बटे T। ध्यान से देखते रहिएगा, जहां पर Q क्या होता है, आवेश होती है, और T क्या होती है, टाइम होता है, और जो हमारा I होती है, ये क्या होते हैं, करंट होते हैं।
ए हमारा टाइम होता है और ए आई हमारा क्या होता है, करंट होती है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि किसी चालक के में एकांक समय अंतराल में 1 कूलाम का आवेश देने पर जो धारा प्राप्त होती है उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं, और वो या तो ऐसे कह सकते हैं उसे हम करंट भी कहते हैं। ऐसा भी प्रोसेस पे हम लोग बोल सकते हैं। तो I बराबर Q बटे टी, और चूंकि Q बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, Ne, जहां पर N क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, Q हमने बता दिया है चार्ज होती है। अगर जो अब इसको हम बना सकते हैं या करके कि I बराबर Ne बटे टी, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि 1 सेकेंड में कितना हमको करंट मारती है और कितना हमारे शरीर में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, ऐसा कंडीशन मैं बता रहा हूं। तो ध्यान से देखते रहिएगा, टी का मल्टीप्लीकेशन कर दें, I इंटू टी इक्वल एन ई, ऐसा मिल जाएगा। अब एन इक्वल आई बाई आई इंटू टी बाई ई, ऐसा चीज मिल जाएगा। यदि ऐसे मान लें, यदि I बराबर हम मान लें 1 एम्पियर और टी बराबर कितना मान लें 1 सेकेंड, तो एम्पियर इंटू सेकेंड मिलेगा। देखो I इंटू टी के जगह मैं लिखूंगा 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड किनको व्यक्त करता है बेटा, कूलाम को, याद रखे रहिएगा। तो I इंटू टी इक्वल 1 एम्पियर इंटू सेकेंड यानी कूलाम को व्यक्त किया। तो अब ये हमारे नीचे क्या है, इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, हम लोग पढ़े होंगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होती है। बाबू याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है, चाहे ऋणावेश हो, इलेक्ट्रॉन पे ऑलरेडी ऋणावेश ही होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश के बराबर प्रोटॉन का धनावेश होता है। इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितने होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के होते हैं। तो हम क्या रखेंगे, n इक्वल आई के जगह 1 एम्पियर इंटू टी के जगह 1 सेकेंड रखेंगे, और ई के जगह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम रखेंगे। अब इसकी वैल्यू पूरा ओरिजिनल कैलकुलेट क्या हो जाएगी, ध्यान से देखना। ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या कैलकुलेट हो जाएगी कि n इक्वल एक का गुणा करेंगे तो 1/1.6, और 10⁻⁻19 को ऊपर लेके चले जाएंगे, 10 क्या हो जाएगा 19, केवल पॉजिटिव हो जाएगा। देखना यहां से कैसे होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड, थोड़ा सा एक लाइन यहां देख लो, 1 कूलाम, एम्पियर इंटू सेकेंड की जगह मैंने बोला है कूलाम होती है, बटे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। कूलाम से कूलाम काट दिया तो 1/1.6 × 10⁻19 लिख दिया। अब अगर जो 1.6 से 1 में भाग दे दोगे तो n इक्वल आएगा 0.625 × 10 कितना हो जाएगा 19, यानी 1 रुपया में 1.6 से भाग दोगे तो कितना प्राप्त होगा 0.625। n इक्वल कितना हो जाएगा, दशमलव इधर यहाँ 2 और 6 के बीच लगा लो, 6.25 × 10⁻19 में से 1 घटा दो 18, यानी कह सकते हैं कि हमारे शरीर में कितना इलेक्ट्रॉन प्रोपिगेट होता है 1 सेकेंड में, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन घुस जाते हैं। अब समझते रहिएगा कि हमारे शरीर में जब इतना तेजी से एक सेकंड में इतना इलेक्ट्रॉन प्रोपिगेट करे, तो इसे 10 सेकंड में कि अगर जो इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाए तो करंट मारेगा ही मारेगा। यानी अगर जो 1 सेकंड में इतना करंट, इतना इलेक्ट्रॉन घुस रहा है हमारे बॉडी में, तो प्रत्येक सेकंड में इतना ही इलेक्ट्रॉन घुस रहा होगा, तो करंट नहीं मारेगा, बहुत तेजी से मारेगा। यानी प्रोसेस ये होती है करंट मारने की कि इतना इलेक्ट्रॉन हमारे 1 सेकंड में हमारे बॉडी में प्रवेश कर जाती है। अब डियर फ्रेंड्स, हम आगे बात करते हैं कि अगला स्टेंजा हम लोगों का क्या होगा। अब थोड़ा सा समझते हैं रेजिस्टेंस के बारे में कि हमारा रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो रेजिस्टेंस का प्रतीक कुछ इस टाइप से होते हैं, जिस रेजिस्टेंस को हम R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, ओम होती है। रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम एक ग्रीक वर्ड है। जॉर्ज साइमन ओम, यानी जॉर्ज साइमन ओम एक वैज्ञानिक था, इनके द्वारा रेजिस्टेंस की बात किसी कंडक्टर में की गई थी। यानी कहा गया था इनके द्वारा कि अगर जो हम किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो जो धारा का विरोध करता है वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। प्रतिरोध कहलाता है, इसे R से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, ग्रीक वर्ड होती है। अब समझते रहिएगा कि इलेक्ट्रॉन अगर जो किसी कंडक्टर में फ्लो होती है तो उसकी प्रवाह की जो वेलोसिटी होती है, यानी वेग जो होता है इलेक्ट्रॉन का, जो वेलोसिटी होती है 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की होती है। यानी एक सेकंड में 10⁵ मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलता है। ऐसे कह सकते हैं 10 के आगे, यानी 1 के आगे कितना जीरो बढ़ा लेना, 5 जीरो, 1 2 3 4 5,
50 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1 लाख मीटर प्रति सेकंड, 1 लाख मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से इलेक्ट्रॉन गति करता है। तो डियर फ्रेंड्स, आशा करता हूं कि प्रतिरोध के बारे में भी आप लोगों को लगभग में समझ में आ गया होगा। अब हम वोल्टेज की बात करते हैं, जो धारा का प्रवाह कराता है उसे हम क्या कहते हैं, विभव। तो डियर फ्रेंड्स, इसमें कुछ थ्योरी ही थे इस टॉपिक पर, यानी थ्योरी थे, इस थ्योरी को मैंने लगभग में समझा दिया हूं। इस वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स।